Hello students, welcome back to another video of Economics by सलमान सर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम फॉरेन ट्रेड से। फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए आपको तीन टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इस फॉरेन ट्रेड में तीन टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के आप जानोगे कि फॉरेन ट्रेड हमारा बैकवर्ड था या डेवलप्ड था। स्टूडेंट्स, आपने अगर लास्ट तीनों वीडियोस देखे होंगे इस चैप्टर के, तो मैंने उनमें बार बार कहा है, एक बार नहीं बार बार कहा है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटिश के आने से पहले वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करते थे। इंडिया कॉटन, सिल्क के कपड़े पूरी दुनिया में बेचता था। इंडिया की स्पाइसेस बहुत फेमस हुआ करती थी, पर ब्रिटिश के आने के बाद इनकी डिमांड्स खत्म होने लगी। क्यों खत्म हुई वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख लें। पहला जो है फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए पहला जो टॉपिक है, पहली जो कंडीशन है वो हम पढ़ते हैं, वो है इंडिया बिकम्स नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा ब्रिटेन को। रॉ मटेरियल में क्या क्या होती थी? रॉ मटेरियल में कच्ची सिल्क, रॉ वूल्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं थी, ये बनी बनाई प्रोडक्ट नहीं थी, ये रॉ मटेरियल थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। और वो प्रोडक्ट्स ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन अपने मशीनों में उनको फिनिश गुड्स बनाता था और वापस लाके इंडिया में बेचता था। समझ रहे हो? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल ब्रिटिश को, और वही रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स बनते थे मशीन में, ब्रिटेन के मशीन में, और वही बने बनाए प्रोडक्ट्स अब वापस आके इंडिया में बिक रहे हैं। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था उन प्रोडक्ट्स में होते थे रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, और जो बने बने प्रोडक्ट्स आते थे, फिनिश्ड गुड्स आते थे ब्रिटेन से इंपोर्ट होके इंडिया में, वो थे वूलन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ। सिंपल है, इंडिया के भेजे हुए रॉ मटेरियल से मशीन में बनते थे ब्रिटेन के और वापस इंडिया में लाके भेजे जाते थे। तो इसलिए कहा गया है आफ्टर ब्रिटिश केम इंडिया बिकम्स नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स, तो ये क्या शो करता है? बैकवर्डनेस, कि इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने फिनिश्ड गुड्स बना के अपने कंट्री का खर्चा चला सके। वो ब्रिटेन पे डिपेंड है कि वहां से फिनिश्ड गुड्स बन के आएंगे तब हमारी कंट्री का खर्चा चलेगा। ओके, तो ये शो करता है बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। सेकेंड जो है टॉपिक फॉरेन ट्रेड के अंदर, वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि इंडिया फ्री नहीं था। इंडिया ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि हम अपने प्रोडक्ट्स कहां भेजें। वो रॉ मटेरियल का सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन वो ब्रिटेन को ओनली कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया डिसाइड नहीं कर सकता था कि हम अपने प्रोडक्ट्स कहां भेजें। आज अगर आप इंडिया की कंडीशन देखो प्रेजेंट टाइम में, तो हम इंडियंस डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट किस कंट्री को बेचेंगे, किस कंट्री को नहीं बेचेंगे। लेकिन उस टाइम पे इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया डिसाइड नहीं करता था, ब्रिटिश डिसाइड करते थे कि इंडियंस तुम अपना प्रोडक्ट किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, अपना रॉ मटेरियल किसको भेजोगे, किसको नहीं भेजोगे। तो मोर देन 50% प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स इंडिया के जाते थे ब्रिटेन। ठीक है, पहला पॉइंट। इंडिया नहीं डिसाइड करता था, ब्रिटिश डिसाइड करते थे डायरेक्शन कि कहां तुमको भेजना है। दूसरा पॉइंट, मोर देन 50% रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, और ब्रिटिश ने कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया था चाइना में भेजने के लिए। सीलोन जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, और पर्सिया जो आज ईरान के नाम से जाना जाता था। इन्हीं चारों कंट्री में इंडिया के प्रोडक्ट सप्लाई होते थे, इंडिया के रॉ मटेरियल सप्लाई होते थे। कौन कौन से? मोर देन 50% जाती थी ब्रिटेन में, सेकेंड चाइना में जाती थी, थर्ड सीलोन जो आज का श्रीलंका है, और फोर्थ पर्सिया जो आज का ईरान है। ठीक है,
समझ में आया कि इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, उसके खुद की डिसीजन नहीं हुआ करते थे कि हम अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ भेजे। अब इस टॉपिक में एक एनसीईआरटी की बुक आप जब खोलोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल क्या है? स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल जो बना था वो बना था 1869 में। ये स्वेज कैनाल की क्या इंपॉर्टेंस है चैप्टर में? हम तो फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनाल फॉरेन ट्रेड में। क्यों है? जब स्वेज कैनाल नहीं था 1869 से पहले, तो अगर इंडिया से प्रोडक्ट ले जाना होता था ब्रिटेन, तो क्या होता था कि पहले इंडिया से चलते थे, इंडियन ओशियन से शिप्स लेके चलती थी, अफ्रीका को जाती थी, अफ्रीका को क्रॉस करके फिर पहुंचती थी यूरोप, ब्रिटेन में। तो एक बहुत लंबा रूट तैयार करना पड़ता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। पर जब ये स्वेज कैनाल 1869 से खुल गया, तो अब बस ऐसे सीधे इंडिया से निकली शिप, स्वेज कैनाल से होके ब्रिटेन पहुंच गई, बस शॉर्ट सा रूट मिल गया इंडिया को। तो जो प्रोडक्ट टाइम कंज्यूमर बच गया। इसका क्या रोल था स्वेज कैनाल का कि इसने टाइम कंज्यूमिंग की। अब इंडिया, अगर कोई ब्रिटिश इंडिया से प्रोडक्ट लेके जाना चाहता है ब्रिटेन, तो उसको अफ्रीका को क्रॉस करके नहीं जाना है, अब वो सिंपली एशिया से यूरोप डायरेक्टली जा सकता है। ओके, क्लियर। थर्ड है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड किसको कहते हैं? व्हाट इज सरप्लस? या फिर क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो टर्म है, जब किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स उसके इंपोर्ट्स से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझे? फिर से सुनो, जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यही हो गया था ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया के साथ। इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाते थे, वो ज्यादा हो गए थे इंपोर्ट से। मतलब ब्रिटेन से जो बने बनाए प्रोडक्ट्स आते थे वो कम अमाउंट में आते थे, और इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाते थे वो ज्यादा अमाउंट में हो गए थे। इसलिए इंडिया एक कंडीशन में आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड के। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर किसी कंट्री के पास बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाए ना तो वो अमीर हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड होने के बाद भी इंडिया को कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि जब जो पैसे आते थे रॉ मटेरियल भेज के इंडिया में, वो ब्रिटिश सिर्फ अपने लिए यूज करते थे। उन्होंने कभी भी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए नहीं किया, उन्होंने सब कुछ अपने लिए किया। उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, वार्स लड़े, उसमें खर्चा किया, अपने कंडीशन सुधारने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स बनवाने के लिए यूज किया, अपने लोगों को, ब्रिटिश लोगों को सैलरी देने के लिए यूज किया। मतलब ओवरऑल उन लोगों ने सारा पैसा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड से इंडिया को मिला वो अपने लिए यूज किया, इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं किया। इस टर्म को हम कहते हैं, इस टर्म जो ये है कि इन ब्रिटिश ने अपने लिए यूज किया, उसको कहते हैं ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ये एग्जाम्स में आ जाता है, डायरेक्ट आपसे टॉपिक नहीं पूछता, सीबीएसई क्वेश्चंस घुमा के देता है। कभी कभी आपको वो टॉपिक पढ़ा हुआ होता है लेकिन कुछ ऐसे पूछ लेगा वो कि आप समझ नहीं पाते हो, ये है ही नहीं हमारे चैप्टर में। तो ये जो है सरप्लस ऑफ ट्रेड वाला कंडीशन, इसको कहते हैं ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर आपको ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछ ले तो यही है कि सारे जो एक्सपेंसेस, जो सरप्लस ऑफ ट्रेड से पैसे मिले हमें इंडिया को, वो सिर्फ ब्रिटिश ने अपने ऊपर यूज किया, जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, पॉलिटिकल के लिए, हर चीज में उसने यूज किया। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं तीनों टॉपिक। पहला जो था नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब इंडिया ब्रिटिश के टाइम पे बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तीसरा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के हाथ में कुछ नहीं था, इंडिया अपने फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन नहीं कंट्रोल करता था, बल्कि ब्रिटिश करते थे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है इंडिया के पास सरप्लस ट्रेड होने के बाद भी, बैलेंस ट्रेड होने के बाद भी उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, सारी बेनिफिट ब्रिटिश ने लिए। इस टर्म को यूज करते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ, अच्छा हाँ, स्वेज कैनाल का डेट याद रखना कब खुला था, 1869। तो चल डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ब्रिटिश के टाइम पे कैसा था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया कहते किसको? व्हाट इज डेमोग्राफी? द स्टडी ऑफ पॉल्यूशन,
द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। किसी भी कंट्री की, किसी भी जगह की पॉपुलेशन की स्टडी करोगे आप कि वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, उनका बर्थ रेट कैसा है, उनकी लिटरेसी रेट कैसी है, वहां की कंडीशन स्टडी करोगे तो उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। ओके, ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया के पॉपुलेशन की कंडीशन क्या थी, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं बर्थ रेट के बारे में। बर्थ और डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। बर्थ रेट बिफोर इंडिपेंडेंस था 48 पर 1000 और डेथ रेट थी 40 पर 1000। फिर से सुनो, बर्थ रेट 48 पर 1000 और डेथ रेट थी 40 पर 1000, दोनों हाई है। बर्थ रेट हाई, डेथ रेट दोनों शो करता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी थी। इंसान कब मरता है, जब गरीबी होती है, बीमारी होती है। नॉर्मल सी लाइफ में इतनी जल्दी तो कोई मरता नहीं है, तो कंडीशन सही नहीं थी, हाई पॉवर्टी थी इंडिया की। दूसरा जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पहले इसको समझो कि 1 साल की उम्र से छोटे बच्चों का डेथ रेट। कोई भी बच्चा पैदा होता है और 1 साल से पहले मर जाता है, तो उसी रेट को कहते हैं, उनकी डेथ रेट को कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, मतलब 1 साल की कम उम्र के बच्चों की मौत जो होती थी वो थी 218 पर 1000। मतलब हर 1000 में से 218 बच्चे 1 साल से कम उम्र में ही मर जाते थे। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, बच्चा कब मरता है, एक छोटा सा पैदा हुआ बच्चा क्यों मरेगा आखिर, उसको केयर नहीं मिल रही है, उसको खाने पीने को सही से नहीं मिल रहा है, उसको अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी केयर नहीं हो पा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की हेल्थ केयर नहीं सही थी। जो पहला हमने पढ़ा डेथ रेट बर्थ रेट, उससे पता चला कि पॉवर्टी थी इंडिया में बहुत ज्यादा। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चला कि बहुत ज्यादा हेल्थ केयर नहीं मिल पाता था और गरीबी थी इंडिया में। थर्ड जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको कहते हैं कि एक इंसान कितने साल तक जी सकता है। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है 66 ईयर या 60 ईयर्स मानो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पता है कितनी थी, 32 ईयर्स। मतलब एक इंसान 32 साल से ज्यादा, एवरेज इंसान 32 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकता था। 32 साल, आज सोच लो 32 साल के कौन कौन लोग होते हैं, अब तक टपक चुके होते हैं। ऐसी थी कंडीशन। अब इतना कम 32 साल ही सिर्फ उनकी जिंदगी होती थी। क्यों होती थी ऐसा? क्योंकि उनको हेल्थ केयर सही नहीं मिल पाता था, उनको खाने पीने को, जब इंसान की हेल्थ सही रहती है तभी वो ज्यादा दिन तक जीता है। उस टाइम पे उनको खाने पीने को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, मल न्यूट्रिशन था और हेल्थ केयर फैसिलिटी के लैक होने की वजह से, कम होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी, ठीक है। डेथ रेट ध्यान से याद करो पॉइंट। डेथ रेट थी, बर्थ रेट थी 48 पर 1000, डेथ रेट थी 40 पर 1000, इन्फेंट मॉर्टेलिटी थी 218 पर 1000 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स। फोर्थ टॉपिक है लिटरेसी रेट। व्हाट इज लिटरेसी रेट? कोई भी लिटरेट आप किसको कहते हो? क्या जो डिग्री लिया रहा है, बड़े बड़े बीए एमई के डिग्री ले रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उसने मैट्रिक पास कर रखा है, तो उसको लिटरेट कहोगे? नहीं। लिटरेट की डेफिनेशन है कोई भी इंसान जो पढ़ या लिख सकता है, बेसिक बस पढ़ ले और लिख ले, तो उसको हम कहेंगे लिटरेट। तो लिटरेसी रेट उसी को कहते हैं कि वो इंसान जो पढ़ या लिख ले। उस टाइम पे पता है कितनी थी? इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक मेल को, एक फीमेल में। मेल की जो लिटरेसी रेट थी वो थी 16% और फीमेल की जो लिटरेसी थी वो था 7%। अब इससे दो चीजें देखने को मिलती है हमें। पहला, एजुकेशन नहीं थी अच्छी, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, और दूसरा जो है जेंडर बैस था हमारा कंट्री। जेंडर बैस मतलब लड़की को नहीं कम पढ़ाते थे, लड़की को ज्यादा पढ़ाते थे। अगर पढ़ाते भी थे, थोड़ी बहुत एजुकेशन भी मिलती थी, तो अपनी लड़कियों को नहीं भेजते थे, वरना ये 7% नहीं होता। अगर लड़कियों को भेजते तो 16 दोनों का होता। तो दो चीजें देखने को मिलती है लिटरेसी रेट से। पहला कि एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, दूसरा हमारी कंट्री जेंडर बायस थी, लड़की लड़का का भेदभाव करती थी, ठीक है।
अब फिफ्थ जो पॉइंट है थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? अच्छा, पहले उससे मैं बता दूं आपको कि पॉपुलेशन सेंसस जानते हो, जनगणना, वो स्टार्ट हुई थी 1881 में ब्रिटिश के टाइम पे, और तब से हर 10 साल पे पॉपुलेशन सेंसस होती आ रही है, अभी तक हो रही है 1881 में। देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वन वर्ड में यही सब क्वेश्चन आते हैं। रेट्स, रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ, स्वेज कैनाल की ओपनिंग कब हुई, पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ, तो डेट से ध्यान से याद रखना। 1881 में पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इंडिया का। चलो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे आते हैं। जो 1921 से पहले, 1921 के पहले इंडिया में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ और डिक्लाइनेशन होता था वो कभी कांस्टेंट नहीं था। कैसे? मतलब एक लगातार नहीं बढ़ रहा था कि चलो 1915 में 100 लोग थे पॉपुलेशन सेंसस में, तो 1916 में 200 हो गए। ऐसा होता था कि अगर 1915 में 100 है तो 1916 में 15 हो गए, उसके बाद नेक्स्ट में 50 हो गए, कभी बढ़ते थे कभी घटते थे, ऐसा होता था। एक कॉन्सिस्टेंट राइज नहीं होता था 1921 से पहले। पर 1921 के बाद इंडिया के जो पॉपुलेशन सेंसस हो रहा था उसमें एक ग्रोथ दिखने को मिल रही थी, लगातार ग्रोथ। समझ रहे हो ना कि कम नहीं होता। 1921 के बाद जितने भी सेंसस हुए उसमें कम नहीं होते थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। हर 1921 में 100 है तो 10 साल बाद 1931 में 200 हो गई, 1941 में 300 हो गई, मतलब बढ़ती जा रही थी, घटती नहीं रही थी, एक कॉन्जिस्टेंट राइज हो रहा था। तो ये जो कॉन्जिस्टेंस राइज हुआ, पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही है इंडिया की, तो क्या होगा? ओवरलोड, गरीबी बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गवर्नमेंट पे जोर पड़ेगा कि इन लोगों का खर्चा उठाओ। ब्रिटिश तो उठाने से रही, तो एक कंट्री पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया और गरीबी और भी बढ़ती गई। पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्री की और वो लोग इस लायक नहीं है पॉपुलेशन कि अपने खाने जीने का व्यवस्था कर पाए, तो गवर्नमेंट पे लोड पड़ता है। और गवर्नमेंट अगर अपनी जिम्मेदारी ना उठाए तो वो लोग भूखे मरने लगेंगे। पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई इंडिया में। ये 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से 1921 से डिवाइड होती गई पॉपुलेशन, कभी कम नहीं हुई, डिवाइड होती गई। ठीक, अब 1951 भी एक इंपॉर्टेंट डेट है। 1921 से 1951 तक एक मीडियम ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की, मतलब किसी में थोड़ा मीडियम हुई। उसके बाद 1951 के बाद हाई ग्रोथ हुआ, एकदम बूम वाला। मतलब अभी तक 100 बढ़ रहे थे हर सेंसस में 1921 से, लेकिन 1951 से डायरेक्ट 500 बढ़ने लगे। समझ रहे हो? 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, कभी बहुत कम हो जाती थी। फिर 1921 से बढ़ती गई एक मीडियम लेवल पे, लेकिन 1951 के बाद हायर लेवल पे एकदम अपने एक्सप्लोसिव नेचर में आ गई। तो इससे पॉवर्टी कंट्री की और बढ़ी, बहुत खराब हो गई इंडिया की कंडीशन। लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो पॉवर्टी बढ़ी। ठीक है, तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। अब आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का। पर अच्छा, आप लोग सिलेबस जानते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? मैं आज वीडियो डाल दूंगा सिलेबस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 2020-21 का, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, उस अकॉर्डिंग आप चैप्टर पे फोकस करो। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना आज मेरे चैनल का, और जान देख लेना कि क्या है सिलेबस। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना जाके। मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप लोग रिवीजन जरूर किया करें। बिना रिवीजन के पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। टीचर बक 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 कर दे रहा हो, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी से मिलेगा। ये मत सोचना कि मैंने वीडियो देख लिया तो मेरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद अब जाके रिवीजन करो, सिर्फ 20-30 मिनट्स रिवीजन करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 80-90% से अब आएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, फोकस से रिवीजन। ठीक है, चलो बहुत हो गई बकवास, आराम करो अब तुम लोग, रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।